डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, मुरादाबाद को जिगर मुरादाबादी के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और मुरादाबाद के एक ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव बीत खेड़ा में आज हम पहुंचे हैं। तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर शिवशंकर वर्मा है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी में विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान के रूप में कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर आर.के. सिंह, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी मुरादाबाद। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी में कार्यरत हूं और मेरा विषय है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वेंद्र कृषि वैज्ञानिक पादप सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी मुरादाबाद। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। तो आज का हमारा विषय होगा खरीफ सीजन पर जुड़ी तमाम फसलों और योजनाओं से जुड़े हुए तमाम सवालों को लेकर, जो हम आज किसान प्रश्न मंच पर रखेंगे, जिसका जवाब देंगे हमारे किसान भाई बहन। तो बिना देरी किए आज हम उनसे सबसे पहले पशुपालन पर प्रश्न कर लेते हैं और प्रश्न आप लोगों से पूछ लेते हैं। और अगर प्रश्न का उत्तर आप देते हैं तो आपको पता है तमाम विशेषज्ञ जो कृषि विज्ञान केंद्र से यहां मौजूद हैं वो डिसाइड करेंगे कि तय करेंगे कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है और उसके बाद उनको यहां किसान कब से नवाजा जाएगा। तो बिना देरी किए सुनिएगा प्रश्न। बरसात के मौसम में मुख्य रूप से पशुओं में कौन सी बीमारियां होती हैं, यह आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए बिना देरी किए। सबसे पहले पशुपालन पर ही हम ये सवाल पूछ रहे हैं और देखिए हाथ उठने शुरू हो चुके हैं। हाथ आगे से उठाए तो इसलिए आगे से ही शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दुर्गपाल सिंह। जी दुर्गपाल जी बताइए। गांव हीरापुर है मेरा, यहीं पड़ता है। बरसात के मौसम में आमतौर से बीमारी आने वाली हैं खुरपका, मुंहपका, गला घोटू। दुर्गपाल सिंह किसान हैं और देखिए बता रहे हैं कौन कौन सी बीमारियां जो पशुओं में लगती हैं। और भी हाथ उठाए थे, यहाँ वो मौजूद हैं किसान। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र सिंह भदौरिया। जी भदौरिया जी बताइए। जी अंकल जी का बिल्कुल सही जवाब है। खुरपका और मुंहपका दो ये ज़्यादा बीमारी आती हैं बारिश के समय में। खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव है, गांव मनकरा का रहने वाला हूँ। वैसे भारतीय किसान यूनियन असली से तहसील अध्यक्ष हूँ। आज जो है ज़्यादातर पशुओं में जो मुख्य बीमारी है मुँह गला घोटू की है, मुंहपका की है, खुरपका की है। ठीक है बैठिए। तो देखिए और भी किसान हैं जो बताना चाहते हैं, जल्दी से उनके पास भी जाते हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या उत्तर है। खड़े हो जाइए। युवा किसान नजर आ रहे हैं, बताइए। मेरा नाम अखिलेश कुमार है, मैं गधेखेड़ा से हूँ, पड़ोस से ही। मुख्य जो बीमारी होती है उसमें एक ब्लैक क्वार्टर के नाम से होती है, जिसमें भूख की कमी होती है पशुओं में और बुखार की भी होती है। इसमें ब्लैक वाटर होती है। और अखिलेश बता रहे हैं कि ब्लैक वाटर के अलावा जो दूसरी बीमारियां होती है उनका जिक्र भी वो कर रहे हैं। और भी युवा किसान है, देखिए ये बताना चाहते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। हाँ देवेंद्र बताइए। आज बीमारी जो होती है बरसात के मौसम में गला घोटू है, पेट फूलना, पशुओं का दस्त लगना, ये ज़्यादा आम बात है बरसात के मौसम। पशुपालन करते हैं। कितने पशु पालते हैं? मेरे पास 4 गायें हैं, 2 भैंस हैं। बैठिए। तो देखिए 6 पशुपालन करते हैं ये युवा किसान और तमाम किसान जो है वो लगातार जवाब दे रहे हैं और किस तरह से यहाँ वो जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं ये आप समझ गए होंगे। तो इसलिए अब विशेषज्ञों के पास जाने का वक्त हो गया, उनसे जान लेते हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है। साथ ही वो इसे बेहतर तरीके से बताएं कि पशुपालन करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में लगती हैं। ये जो बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में मुख्य रूप से गलघोटू बीमारी आती है, खुरपका मुंहपका भी आ जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो अब टाइम है ये गलघोटू का है। और ये गलघोटू जो बीमारी होती है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके लिए बरसात शुरू होने से पहले टीकाकरण किया जाता है। सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण पशुओं में किया जाता है। तो वो टीकाकरण सभी किसान भाई अपने पशुओं में यदि करा ले तो इसमें फिर पशुओं में इसकी संभावना ख़त्म हो जाती है। और जो जैसे ये गलघोटू बीमारी है तो गलघोटू मुख्य रूप से जो हमारे भैंस वंशीय पशु है, भैंस या भैंसा,
उनमें आती है जो खुरपका मुंहपका बीमारी है। खुरपका मुंहपका गोवंशीय पशुओं में अधिकतर आती है। तो इसके लिए टीकाकरण यदि हम समय से करा ले, दोनों बीमारियों के लिए टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया जाता है बरसात से पहले, तो हमारे किसान भाइयों के जो पशु है वे पशु स्वस्थ रहेंगे और बीमारी नहीं आएगी। तो किसान कप का कौन हकदार है ये भी आपको ही तय करना है, इसलिए जल्दी से बता दीजिए किसको किसान कप से नवाजा जाए। यहाँ ये जो दुर्गपाल जी है, दुर्गपाल जी ने सही जवाब दिया और दुर्गपाल जी को किसान कप दे दिया जाए। तो जोरदार तालियां दुर्गपाल जी के लिए बजा दीजिए आप सब लोग। आ जाइए, तालियां बहुत कंजूसी के साथ आप लोग बजा रहे हैं दुर्गपाल जी के लिए। देखिए सही जवाब इन्होंने दिया और किसान कप के हकदार दुर्गपाल जी बने। बैठिए, बहुत शुक्रिया आपका, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए आपको किसान कप से नवाजा गया है। और इसीलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपसे भी और सवाल पूछने हैं, आपको भी किसान कप से नवाजना है, इसलिए आपकी जानकारी परखने के लिए और सवाल हैं जो अब एक सवाल हम फसल से जुड़ा हुआ आपसे पूछेंगे। अगर आप बता पाए तो जल्दी से ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। धान में लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं, यह आपको बताना है। धान में लगने वाले प्रमुख कीट का नाम आपको बताना है। जल्दी से नाम बताने के लिए हाथ उठाइए और बताइए, पहले अपना नाम बताइए और फिर कीट का नाम बताइए और जल्दी से किसान कप आइए। देखिए इधर से हाथ उठने शुरू हो चुके हैं, इसलिए बिना देरी के इनके पास जाएंगे और इनसे ही जान लेते हैं कि कौन सा प्रमुख कीट होता है। हालांकि हाथ आगे से भी उठे हैं, खड़े हो जाइए जल्दी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंभीर सिंह, जैतपुर 60, ब्लॉक मुंडापाड़ी, जिला मुरादाबाद। सफेद फुदका लगता है और गंदी कीड़ा लगता है। बैठ जाइए। गंभीर सिंह बता रहे हैं कौन सी बीमारियां हैं, जो कौन से कीट हैं वो लगते हैं। और इसके अलावा भी हाथ उठे हैं जो लगातार हाथ उठा रहे हैं। पहले भी हाथ उठाने का उन्होंने प्रयास किया, जवाब दिया, लेकिन विशेषज्ञों की तरफ से नहीं उनको डिसाइड किया गया। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका, फिर से बताइए? सतेंद्र सिंह भदौरिया, ब्लॉक अध्यक्ष भाग्यवशली मुंडा पांडे जी। जी, इस समय पे जो रोग लगता है हरी सूढ़ी और टिड्ढा, ये रोग लगता है साहब, सूढ़ी जो है ये लगते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं कि कौन से कीट होते हैं। तो और भी कोई बताना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। तो देखिए पीछे से हाथ उठे हैं, तो पीछे सबसे पहले जाएंगे और इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह है, यहीं मुंडा पांडे के पास में ग्राम हसनगंज है, उसमें मैं युवा दल जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन असली से। इस समय जो बीमारी जो कीटाणु लगता है वो ये दीमक इस समय ज़्यादा लगता है खेती में। ऊपर के जो फसल है कम पानी रहने से दीमक की मात्रा ज़्यादा होती है इस समय। ठीक है, दीमक की मात्रा ज्यादा होती है, ठाकुर साहब बता रहे हैं और किसान नेता हैं ये। देखिए युवा किसान है, ये भी बताना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित सिंह सोलंकी है, मैं गदेखेड़ा से बिलोंग करता हूँ। जैसे सबसे पहले जो बीमारी लगती है धानों में उसको बोलते हैं खैरा रोग बोला जाता है। उसका पत्तियों जो पीलेपन में आ जाती हैं और उस पर छोटे छोटे कीड़े जैसे दिखाई देते हैं, जिसे खैरा रोग बोलते हैं। तो खेरा भी बीमारी है जो लगती है, इनका रोहित का कहना है। लेकिन और भी कोई और बताना चाहता हो कौन सी बीमारी है, कौन से कीट हैं जो लगते हैं, तो वो बता सकता है। हालांकि बहुत सारे किसान आगे भी बैठे हैं और बहुत ही बुजुर्ग किसान भी हैं, तो अगर चाहें तो वो बता सकते हैं कि कौन से कीट हैं जो लगते हैं। लेकिन अगर नहीं बताना चाहते हैं तो हम विशेषज्ञों के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है और किसको किसान कब से नवाजा जाए और कौन से कीट हैं जो लगते हैं बरसात में। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, धान के प्रमुख कीट है। एक सबसे पहला प्रमुख कीट है जो आपका नर्सरी से लेके और आपके लगभग 70-75 दिन की फसल तक का जो आक्रमण करता है, येलो स्टेम बोरर, पीला तना बेधक। दूसरा आपका प्रमुख कीट है BPH ब्राउन प्लांट होपर, जो बताया कि हमारे किसान भाई ने, सफ़ेद भुनगा। तीसरा हमारा प्रमुख कीट है दीमक। चौथा हमारा प्रमुख कीट है धान में लगने वाला गुंधी बग। फिलहाल की अवस्था में जो अभी हमारी फसलें लगभग, कुछ फसलें अभी रोपाई हुई है, कुछ फसलों की रोपाई कुछ दिन पूर्व हो चुकी है और कुछ की अभी होनी भी है। तो इस अवस्था में सबसे प्रमुख कीट है हमारे दीमक, दो दीमक के साथ साथ येलो स्टेम बोरर, तना बेधक। ये जो आपका भुनका है, भुनका हमारा लगभग 50-55 दिन के आसपास आता है। गुंधी बग जब हमारी बालियाँ निसरनी शुरू हो जाती हैं, बालों में दूध पड़ना स्टार्ट हो जाता है, उस समय आता है। तो जो जवाब दिया है किसान भाई ने, ये गंभीर सिंह जी, शायद नाम है, इन्होंने ही सबसे नज़दीक ये सवाल के पहुँचे हैं। तो आइए गंभीर जी, देखिए आपकी गंभीरता ने विजय पद हासिल कर लिया। आ जाइए, किसान कब से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां के लिए बचा दीजिए। देखिए इन्होंने जवाब दिया और बहुत ही गंभीरता के साथ दिया था। गंभीर ही इनका नाम है और इसीलिए गंभीर भी नजर आ रहे हैं। देखिए दोनों हाथों से लीजिए।
बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया, इसलिए किसान कप के हकदार आप बने हैं। तो देखिए लगातार जो किसान हैं वो जवाब दे रहे हैं। हालांकि मैं सभी किसानों से कहूंगा कि बिना डरे, बिना सहमे, निसंकोच वो जवाब दे सकते हैं और किसान कप के हकदार यहां बन सकते हैं। तो इसलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आपकी झोली में डाल देते हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है, और अगर आप दे पाएं तो आप जानते हैं यहां किसान कप से नवाजे जाएंगे। तो बागबानी से जुड़ा हुआ ये सवाल मेरा आपसे है, बागबानी लगाने का उपयुक्त समय कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए। तो देखिए, दो लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि उनके पास क्या उत्तर है। जल्दी से खड़े हो जाइए, बताइए क्या उत्तर है आपके पास। जुलाई। चलिए बैठिए। जुलाई अब कितना सही है, सटीक है, ये बताएंगे, लेकिन आप खड़े हो जाइए। आप भी बताना चाह रहे हैं या सेम सेम है? नहीं, जुलाई अगस्त दोनों में लग सकती है। चलिए बैठिए। तो देखिए, और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो किसान कप पा सकते हैं। आप हाथ उठा रहे थे इस बार, मुझे लग रहा है। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम शरणपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन असली। जी बताइए। तो ये जुलाई और अगस्त का महीना ये बेस्ट ही होता है बागवानी के लिए। क्यों? ये इसमें इस समय बरसात का ही मौसम आ जाता है, उस समय ठंड का मौसम आ जाता है, तो इसलिए जुलाई में और उसमें तो लग नहीं सकता, जुलाई में ही लगेगा ये। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, और भी किसान हैं जो बता सकते हैं ये उपयुक्त समय कौन सा होता है। जल्दी से कोई भी हाथ उठा सकता है, बता सकता है, बिना डरे, बिना सहमे, बिना संकोच किए आप बता सकते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? जल्दी से खड़े हो जाइए। आम के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा छोटे लाल शर्मा है। छोटे लाल शर्मा, बताइए। बाग के बारे में बताना चाहता हूँ। बाग जब लगता है तो आषाढ़ के महीने में लगता है, और उसको सही जानवर जो होता है वो नापैद कर देता है, सही बहुत लगता है बाग में। सही जानवर जो होता है वो सही। उसको नुकसान पहुंचाता है। बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैंने 1 एकड़ लगाया। तो कौन सा समय होता है बागबानी का? आषाढ़ का महीना, आषाढ़ में। आषाढ़ के महीने में, ठीक है। अब विशेषज्ञ तय करेंगे कि आषाढ़ के महीने में लगता है कि नहीं। बैठिए आप छोटे लाल, देखते हैं आपका छोटे लाल कितना सही जवाब दे पाए हैं, ये तो विशेषज्ञ बताएंगे। और भी कोई किसान जवाब देना चाहता हो तो जल्दी से खड़ा हो सकता है, जल्दी से बता सकता है। आप लगातार किसान कप पा चुके हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कितनी जानकारी आपको है। क्या नाम है आपका? दुर्गपाल सिंह। बागवानी का समय जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं जिनमें पानी भर जाता है, वहाँ तो फरवरी और मार्च का महीना रहता है, और जहाँ वैसे ऊपर की ज़मीनें हैं वहाँ जुलाई का महीना। ठीक है। तो देखिए, लगातार जुलाई के महीने को लेकर किसान भाई बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब विशेषज्ञ ये बताएंगे कि कौन सा महीना बिल्कुल सही और सटीक होता है, साथ ही किसका जवाब सटीक है, सही है, किसको किसान कब से नवाजा जाए, ये भी विशेषज्ञों पर हम छोड़ देते हैं। सर्वप्रथम तो किसान भाइयों ने जवाब बहुत अच्छा दिया, सभी लोगों ने बताया, लेकिन सत्येंद्र जी का जवाब जो था वो सबसे बेहतरीन था। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जुलाई अगस्त तो बढ़िया होता ही है, लेकिन फरवरी मार्च में भी आप बागवानी के पौध आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त होता क्या है कि प्लांट जो भी होते हैं वो सुसुप्ता अवस्था से बाहर आते हैं। देखिए, नई पत्तियाँ आती हैं, तो सारे प्लांट बसंत ऋतु में वैसे भी नए उसकी बढ़वार होती है, इसलिए वो भी टाइम बहुत ही अच्छा है। आप उस टाइम भी बागवानी की कोई भी फसल लगा सकते हैं। और वैसे जो गांव है, आपने जो ये गांव पे जहां ये चैन रखा है, यहाँ पे वैसे भी बागवानी थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा जवाब कम मिल रहा है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि दोनों टाइम बेस्ट होते हैं, किसी भी टाइम लगा सकते हैं आप। और लगाने के पहले आप लोग पहले ये काम कीजिए कि जून में ही उसका गड्ढा खोद लेना चाहिए, कम से कम 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और उसमें हमें ऐसा रेशियो बनाना चाहिए कि एक रेशियो होना चाहिए खाद का, एक होना चाहिए बालू का, और एक होना चाहिए मिट्टी का, और उसमें थोड़ा सा दीमक की दवा भी डाल सकते हैं आप। और उसको पहले से भर दीजिए, जब क्योंकि बारिश हो तो गड्ढा प्रॉपर ढंग से उसको बैठ जाए, फिर उसके बाद आप खोद के उसमें पौधरोपण अपना कर सकते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र से जो विशेषज्ञ आप हमारे यहाँ मौजूद है, मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि बागबानी लगाने का समय कौन सा होता है, कौन से पोषक तत्व होते हैं, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वैसे कोई विशेष पोषक तत्व तो नहीं होता। पहले तो जैसे मैंने बताया कि आपको काऊ डंग की, गोबर की खाद ही आप डाल दीजिए साधारणतः ज़्यादा, क्योंकि आप उसमें NPK का कोई यूज है नहीं, वो बाद में आप डालिए जब पौधा 1 साल का हो जाए तब आप डालिए। उससे पहले कुछ भी डालेंगे तो पौधा नाजुक होता है, वो सूख जाएगा, मर जाएगा। तो पहले से आप गोबर की खाद और मिट्टी और बालू, इसका आप मिक्सचर बना के 1:3 अनुपात में उसको मिला लीजिए, और उसमें दीमक की खाद डाल के आप लगा दीजिए पौधे। तो देखिए, लगातार आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं और कब बागबानी कर सकते हैं। तो देखिए, सत्येंद्र जी आइए, जोरदार तालियां सत्येंद्र जी के लिए बजाइए, क्योंकि सत्येंद्र जी ने
जवाब सही दिया था और देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं कह रहा था, और इनकी कोशिश कामयाब हुई है। जोरदार तालियां एक बार फिर से बता दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने सतेंद्र जी दिया। तो बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं, बाकी लोग भी बता सकते हैं, अपनी जानकारी लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। के बाद एक बार फिर किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है, और उस सिलसिले को जो लगातार यहां जारी है, प्रश्न उत्तर का सिलसिला, उसको आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से आपकी जानकारी परखते हैं कि कितनी जानकारी हमारे किसान भाइयों को है। तो इसलिए लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, और अब सवाल, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसान के लिए क्या लाभ उससे आप लोग उठा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से आप लोग क्या लाभ उठा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो कृषि विज्ञान केंद्र से आप लोग क्या फायदा उठा सकते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए। कृषि विज्ञान केंद्र आपके क्षेत्र में है। बिलारी के कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ के तौर पर हमारे किसान प्रश्न मंच पर। तो आप बता सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से आपको क्या लाभ होता है। जल्दी से हाथ उठाइए। तो देखिए युवाओं के हाथ उठने शुरू हो चुके हैं, और युवाओं से जान लेते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है और क्या लाभ उनको कृषि विज्ञान केंद्र से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए एक युवा किसान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह कठेरिया, ग्राम गदीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ। कृषि किसान जो केंद्र है यहाँ पर, उससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। मिठाई, जैसे मिट्टी की हमें जांच करानी हो, उसका फसल का निरीक्षण हर टाइम पे मतलब जो टाइम फसल का होता है उस टाइम पे हमें फसल का निरीक्षण कराना चाहिए किसान केंद्र से। फसल का निरीक्षण कर सकते हैं, मिट्टी की जांच करा सकते हैं, ये अरुण कुमार कहना चाह रहे हैं। युवा किसान है, बैठ जाइए। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से क्या लाभ होता है। देखिए एक और युवा किसान, तो तमाम युवा किसान बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश कठेरिया है। अखिलेश बताइए। अगर कृषि जो किसान केंद्र है अगर हमारे नज़दीकी में होगा तो कोई भी जो समस्याएं हैं खेती की, किसानी की, वो हम उनसे जाकर सलाह भी ले सकते हैं और किसी भी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं, किसी दवाई के बारे में पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा हमें। तो देखिए बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप पता कर सकते हैं और जो बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये अखिलेश कह रहे हैं। और अखिलेश किसान है, युवा किसान है। और भी देखिए हाथ उठने लगे, तो तमाम युवा हाथ उठा रहे हैं और बता रहे हैं। देवेंद्र कुमार जी देवेंद्र बताइए। कृषि विभाग केंद्र से हमें बहुत लाभ हैं, जैसा बीज है गेहूं का वो ले सकते हैं। उसके बाद हमारी सब्सिडी भी आती है खाते में वापसी, उसमें भी लाभ मिलता है हमें। कोई बीज ले सकते हैं, वो भी सस्ता मिलता है। जो सुविधा आती है उसके बारे में हमें फायदा मिलता है, इसलिए हमें बहुत लाभ है कृषि विभाग केंद्र से। दवा भी हमें बढ़िया मिलेगी वहाँ पे, बीज भी अच्छा मिलेगा। हाँ ठीक है, बैठिए। तो देखिए देवेंद्र बता रहे हैं कि बहुत सारे लाभ हैं और लाभ उन्होंने गिनाए। हालांकि विशेषज्ञों को कितने समझ में आए वो ये बताए कि विशेषज्ञ, लेकिन और भी कोई जवाब देना चाहता हो, कोई बुजुर्ग, क्योंकि युवा तो लगातार बता रहे हैं, बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं जो बता नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है हम जान लेते हैं उनसे। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह यादव। जी यादव जी बताइए, कृषि विज्ञान केंद्र से क्या फायदा होता है हमारे किसान भाइयों को? इससे साहब बहुत फायदा होता है। इसमें किसानों की जानकारी होती है, हर एक उसकी दवाइयों की, किस दवाई कहाँ पे कौन सी फसल में प्रयोग की जाती है, और भी जानकारी बहुत होती है किसानों को। ठीक है, तो देखिए यादव जी भी बता रहे हैं, बुजुर्ग किसान भी बता रहे हैं कि बहुत सारे फायदे हम लोगों को होते हैं। दवाइयाँ की जानकारी और तमाम ऐसी जानकारियां जो किसानों के फायदे के लिए होती हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। लेकिन अब कृषि विज्ञान केंद्र की जानकारी किसको सही है, सटीक है, ये कृषि विज्ञान के केंद्र के अधिकारी ही तय करेंगे और ये ही बताएंगे कि किसे किसान कब से नवाजा जाए और बेहतर लाभ किस कृषि विज्ञान केंद्र से कैसे उठाया जा सकता है, कैसे लाभ लिया जा सकता है, कौन कौन से लाभ कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे किसानों को पहुंचते हैं, वो भी हमारे विशेषज्ञ बताएंगे दर्शकों। देखिए कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारे
लाभ किसान भाई ले सकते हैं। पहला तो ये कि कौन सी प्रजाति उत्तम है, किसी भी फसल की कौन सी नई तकनीकी आई हुई है, कौन सी प्रजाति उत्तम है, उसका मिलने का स्थान क्या है, कब मिलेगा, ये सारी जानकारी मिल सकती है। दूसरा, किसान भाई प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में 3 तरह के प्रशिक्षण होते हैं। पहला तो ये जो किसान खेती किसानी कर रहे हैं या करने के इच्छुक हैं उनका प्रशिक्षण होता है। दूसरा, जो बेरोजगार युवक या युवतियाँ बीच में जो पढ़ाई छोड़ देते हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे मछली पालन है, कुक्कुट पालन है, मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है। इस तरह के बहुत सारे व्यावसायिक प्रशिक्षण जो 6 दिन से लेकर 15 दिन 21 दिन तक के होते हैं, इसका ले सकते हैं। तीसरा, ये जो ज़िले में प्रचार प्रसार का काम करते हैं, चाहे वो NGO हो, चाहे सरकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारी हो, उनको वही प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा, अभी एक नई किसान सारथी पोर्टल है, उसमें जनपद के 2,03,000 किसान रजिस्टर्ड हैं, तो वो उस ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। उसमें हमारे वैज्ञानिक ही बताएंगे, उस सवाल का जवाब कोशिश होगी तुरंत जवाब मिल जाएगा, तुरंत नहीं मिलता तो उसको हम बाद में कॉल करके उस नंबर को कंप्यूटर से ट्रेस करके और फिर उसका जवाब विदिन वीक फिर वो होता है, कम उसी दिन 24 घंटे के अंदर। अगर नहीं होता तो विदिन वीक सारे जितने भी सवाल होते हैं उनका जवाब फ़ोन पे या मेल आया तो मेल के द्वारा भी दिए जाते हैं। तीसरा ये है, जैसे इन्होंने कहा, हमारे यहाँ मिट्टी परीक्षण होता है एक किट के द्वारा, मिट्टी की जांच करवा सकते हैं किसान भाई। और चूँकि वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे क्रॉप कैफ्टीरिया होता है, क्रॉप कैफ्टीरिया का मामला ये मान लीजिए जैसे धान है तो धान की बहुत सारी प्रजातियाँ लगी होंगी, उनका तुलनात्मक आप देख सकते हैं कि भाई इस प्रजाति का अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो दोनों सीजन में, खरीफ में भी रबी में भी, संबंधित वैज्ञानिक अपने विषय से संबंधित क्रॉप कैफ्टीरिया में फसलें, पौध या जो भी है उसका वो लगाता है, तो वहाँ आकर के आप देख सकते हैं और उससे आपको पता चले कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ अच्छी चल सकती है। इधर और कई लोगों ने कहा जी सलाह मिलती है फ़ोन पे, जैसे हमारे पर्सनल फ़ोन नंबर है, आप उस पर कॉल करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। कुछ आपकी समस्याएं होती हैं कि वो हम फ़ोन पे ही बता सकते हैं, कई बार क्लियर नहीं होता तो हमारे चूँकि व्हाट्सएप है, आप उसका फ़ोटो खींच कर भेज दोगे तो ज़्यादातर 80-90% समस्याएं आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ केसेस में जब क्लियर नहीं होते, लक्षण क्लियर नहीं होते, तो फिर हम बुलाते हैं कि आप लेके आ जाइए या हम आपके यहाँ आ गए, जैसी भी स्थिति हुई सामंजस्य बना करके उन जो आपकी समस्याएं खेती किसानी से उनका निदान किया जाता है। तो ये आपके लिए मोटे तौर पे जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई, ये लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन मिट्टी के सैंपल की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी के सैंपल को कई बार गलत तरीके से लिया जाता है। तो बिल्कुल सही तरीका क्या है मिट्टी का सैंपल लेने का? क्योंकि जांच के बाद रिपोर्ट्स नहीं आती या रिपोर्ट समय पर नहीं आ पाती, कई वजहें रहती हैं, तो वो इस तरह के सवाल हमेशा किसानों के रहते हैं जिनका जवाब आपको देना जरूरी है। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये हमें डिसाइड करना है कि जिस मिट्टी की हम जांच करवाने जा रहे हैं उसमें कौन सी फसल लेनी है। 2-3 तरह की फसलें हैं, ये खाद्यान्न की फसलें, तो वो उनकी मिट्टी 8 इंच तक आप एक फावड़ा लीजिए और इस तरह से खोलिए, एक फावड़ा इधर से मारिए और एक इधर से मारिए और सारी मिट्टी निकाल दीजिए 8 इंच तक। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 8 इंच तक की मिट्टी निकाल दी है, उसमें जगह बन गई आपको। अब एक खुरपा लीजिए, खुरपा समझ रहे हैं? खुरपे से ऊपर से नीचे तक की मिट्टी आपको लेनी है, चाहे 1 सेंटीमीटर चाहे आधा सेंटीमीटर पर बराबर काटिए, ऊपर से नीचे तक की जितना खोल रखा है उसको किसी तसले में या किसी टोकरी में रख लीजिए। इस तरह से अगर 1 एकड़ का खेत है तो किनारे 1-1 मीटर छोड़ दीजिए और जहाँ पे पेड़ हो उसको छोड़ दीजिए, और जहाँ पे आपने खाद डाल रखी है, अगर गोबर की खाद डाल रखी थी, ढेर था वहाँ पे, तो उसको छोड़ दीजिए। 6-7 जगह से वो मिट्टी लीजिए, इकट्ठी कीजिए, और जैसे आज तो कोई बच्चा खेलता नहीं मिट्टी में, जब हम लोग खेलते थे उसका ढेर बनाइए, उसके कंकड़ या कूड़ा करकट उसको हटा दीजिए, फिर उसके 4 भाग करिए, 2 भाग फेंक दीजिए, 2 रखिए। इस तरह से वो मिट्टी आपकी करीब 300 ग्राम जब रह जाए, उसको आप किसी थैली में, चाहे कपड़े की थैली में या जिसमें, उसको रख लीजिए और उस आप अपना नाम, उस खेत की पहचान, गांव और मोबाइल नंबर ये लिख करके हमारे पास ले आई, उसकी हम जांच करवाएंगे। तो ये सही तरीका लेने का है, ऐसे नहीं कहीं से गए मिट्टी उठा ली भर के दे दी, उसमें कुछ नहीं आएगा फिर। और एक ध्यान दीजिएगा, जब मिट्टी ले लेंगे तो उसको धूप में नहीं रखेंगे, जैसी निकाली है वैसी छाया में रखिए। मान लो आज नहीं आ रहे हैं, 2 दिन बाद आ रहे हैं तो छाया में रहे, ताकि उसमें से जो पोषक तत्व है उड़े ना धूप में, वो उड़ जाएंगे तो फिर सैंपल नहीं होगा।
तो देखिए तमाम विशेषज्ञ लगातार आपको समझा रहे हैं किस तरह से आप लोग जो है मिट्टी का सैंपल ले सकते हैं, किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र से आप लोग फायदा उठा सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको दी, लेकिन विशेषज्ञों ने ये छोड़ दिया कि किसको किसान कब से नवाजना है ये भी घोषणा आप कर दीजिए। इधर पहले जवाब दिए थे उनका मतलब ज्यादा नजदीक था, पूरा तो नहीं सही कह सकते, जितने लोगों ने जवाब दिया उनमें सबसे अच्छा उनका था। जो भी अरुण आ जाइए, जोरदार तालियां अरुण के लिए बजा दीजिए। इन्होंने सही जवाब दिया, विशेषज्ञों के द्वारा यह बताया गया, और जोरदार तालियां इनके लिए जब तक बजाते रहिए। युवा किसान है, देखिए इधर आ जाइए, और बहुत शुक्रिया तालियां बजाने के लिए आप लोगों का और जवाब देने के लिए भी। और लगातार हम जो सिलसिला यहां चल रहा है उस सिलसिले को एक बार फिर बिना देरी किए आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, और पशुपालकों के लिए ये विशेष प्रश्न है, इसलिए पशुपालकों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। तो देखिए पशुपालन जो लोग करते होंगे उनको पता है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पशुपालन के दौरान आपको आती हैं, वो आपको बताना है, और जो जल्दी से बताएगा वो जल्दी से किसान का पाएगा। तो बिना देरी किए हाथ उठाइए और बताइए कि पशुपालकों की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए लगातार हाथ उठ रहा है यहां से, और इसीलिए यहां आने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे इनसे। और खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव है, मैं गांव मनकरा का रहने वाला हूं, तहसील व जिला मुरादाबाद है, और भारतीय किसान यूनियन असली से तहसील अध्यक्ष हूं। समस्याएं तो साहब बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मतलब इस समय चारा ख़त्म हो गया किसानों का, बाढ़ की वजह से चारा ख़त्म हो गया है। अच्छा, जैसे किसान पशु पाल लिया है तो इस समय गर्मी की वजह से दूध कम भी दे रहा है, फिर दूध की कहीं कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं है। यहाँ जो दूध लेते हैं वो 30-35 रुपए, तो सरकार मतलब जितना हम खिलाते हैं पशुओं को उससे कम हमें मिलता है, उससे कम रेट हमें मिलता है, जबकि उसके खिलाने में हमारा ज़्यादा पैसा लग जाता है। और फिर बीमारी ऊपर से अलग जो लग गई तो फिर उसे इधर उधर ले जाओ, उनसे जाकर डॉक्टर साहब से संपर्क करो, बुलाओ, लेकिन उसमें भी समस्या आती है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए समस्याएं बता रहे हैं किसान के कौन कौन सी समस्याएं हैं, और एक बुजुर्ग हैं जो बहुत उत्साहित हैं जवाब देने के लिए, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वीरपाल सिंह रनिया ठेर जी। पशुपालन करते हैं हम जी, चारा बोते हैं, बरसी बोते हैं। तो देखिए पशुपालक करने वाले लोगों को समस्याएं आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं वो बता सकते हैं, कुछ युवा बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, खड़े हो जाइए। क्या पशुपालन करने के दौरान समस्याएं आती हैं? आती होंगी जाहिर है किसानों को। एक तो जो अनुचित प्रजनन वो है समस्या है, अनुचित प्रजनन समस्या जो समय समय पर थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, वो भी एक समस्या है। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। आप बताना चाह रहे हैं यादव जी? आपकी दबंग आवाज से एक बार फिर से मंच गूंज जाएगा, जल्दी से खड़े हो जाइए, आप बता दीजिए। पशुपालन की साहब बहुत बड़ी समस्या है, इससे जैसे गला घोटू है और बीमारी है। अच्छा जी, उसका सभी का उपचार करना चाहिए। ठीक है, सबका उपचार करना चाहिए। और भी हैं कुछ आप बताना चाह रहे हैं? खड़े आप बताइए, खड़े तो हो जाइए, नाम तो बता दीजिए, कहाँ से हैं, कौन है, क्या है? अजय सिंह, गांव जगरमपुरा से। अच्छा, हाँ। किसान है आप भी? हाँ किसान। क्या करते हैं, कौन सी खेती करते हैं? हम लोग गन्ना ज़्यादा करते हैं। अच्छा, गन्ना करते हैं, बैठ जाइए। तो देखिए और भी हैं, आप भी हैं, खड़े हो जाइए, बताइए। इतने दबंग से किसान लग रहे हैं और बताने से इतने कतरा रहे हैं, आखिर क्यों? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं गांव जगरमपुरा का रहने वाला हूं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि भाई ये पशु पालने में या इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसमें बरसात के समय में समस्याएं ज़्यादा आती हैं। एक तो उनके लिए छत की आवश्यकता होती है, बहुत से किसानों के पास जो है जानवरों को बरसात में बांधने के लिए और जाड़े में भी उनको भीतर बांधने के लिए स्थान नहीं है, और जो स्थान प्रोवाइड कराए गए हैं कुछ लोगों को वो एक तरफा कराए गए हैं। तो सारे जो किसान पशुपालक हैं उन्हें मेरा तो ये सबसे ज़्यादा मानना है कि सबसे पहले तो उन्हें छाँव की व्यवस्था हो, गर्मी से बचें, बरसात से बचें और जाड़े से बचें। दूसरी चारे की है, उन्हें अच्छे किस्म का चारा मिले। चारे में तमाम तरह का वेरिएशन है, कई तरह की ज्वार, जो चारा हम चरी बोया जा जो मतलब बोते हैं उसमें ये किसान को चुनाव करना पड़ेगा। बहुत अच्छे किस्म की जो चरी हैं वो काफ़ी महंगी भी हैं, उनके बीज काफ़ी महंगे हैं, डॉक्टर साहब ऑलरेडी बताएंगे इस चीज़ में। तो वो उस चरी को, उस घास को जानवर खाएंगे, ज़्यादा दूध देंगे। अभी बरसात के मौसम में कई तरह की घासों में रोग हैं, कई तरह की घासों में विषैले इस तरह के वो हो जाते हैं कीटाणु जो कि
परेशान करते हैं। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। ठीक है, तो तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर अब हम अपने विशेषज्ञों के पास चलते हैं और विशेषज्ञों से ये भी जानते हैं कि इन समस्याओं का आखिर वो निदान कैसे करेंगे, कैसे इन समस्याओं को दूर करने के लिए पशुपालक पशु पालते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे हमारे पशुपालकों को, और साथ ही वो ये भी बताएं कि किसको किसान कब से नवाजा जाए इस मंच पर। पशुपालकों की मुख्य समस्या जो है वो है पशुओं में बांझपन, और उसी वजह से, उसी दिक्कत की वजह से हमारे पशुपालक भाई जैसे गाय हैं, गाय को छोड़ देते हैं, भैंस को बेच देते हैं। और पशुपालन में सबसे बड़ा जो नुकसान का कारण है वो भी बांझपन ही है, क्योंकि ऐसे पशु जो हमारे पशु समय से गाभिन नहीं होते, गर्भ नहीं ठहरता, तो वे लंबे समय तक दूध नहीं देते, और जब पशु दूध नहीं देता तो वो पशुपालक के लिए घाटे का सौदा हो जाता है। तो मुख्य समस्या, जो प्रमुख समस्या है, वो बांझपन की समस्या है। और बांझपन, बहुत से कारण हैं पशुओं में बांझपन होने के, जैसे हमारी अज्ञानता की वजह से बांझपन हो जाता है। अज्ञानता क्या है? हमारे जो पशुपालक भाई है, अधिकतर जब हमारा पशु रंभाता है तभी पशु को गाभिन कराते हैं, लेकिन पशु के गर्मी में आने के और बहुत से लक्षण हैं। यदि हम उन लक्षणों को ध्यान में रखेंगे तो हम पशु को समय से गाभिन करा देंगे और पशु हमारा गाभिन रह जाएगा। तो सबसे अच्छा जो लक्षण है पशु का डिस्चार्ज डालना, पशु का तोड़ा या पतला डालना। यदि हमारा पशु पतला डाल रहा है, वो पतला पानी की तरह बिल्कुल साफ है और बगैर चिपचिपा है, तो हम पशु को गाभिन करा दें। अधिकतर पशु हमारे सुबह के टाइम, जैसे हम पशु को नहलाते धुलाते हैं और अलग बांधते हैं चारे नांद से, तो बैठता है पशु, और बैठने के बाद वो 8, 9 या 10 बजे के आसपास डिस्चार्ज डालता है, पतला डालता है। तो जैसे गाय है, गाय को हम लगभग 12 घंटे के अंतराल पे गाभिन करा दे। भैंस है, भैंस को लगभग 24 घंटे के अंतराल पे गाभिन करावे तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। जैसे भैंस को, गाय को हमने सुबह देखा तो शाम को गाभिन करा दे। भैंस है, भैंस को जैसे आज देखा तो अगले दिन गाभिन करा दे, तो उससे गाभिन रहने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी पशुओं में पेट के कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े होने की वजह से भी हमारे पशु बांझ हो जाते हैं, क्योंकि जो पोषक तत्व हम पशु को खिलाते हैं वे पोषक तत्व कीड़े चूस लेते हैं और हमारे पशुओं में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो वर्ष में 2 बार पशु को पेट के कीड़े की दवाई अदल बदल के बार बार एक ही कंपनी की या एक ही नाम की दवाई न दे। पशु को चारा खिलाने से पहले या चारा खिलाने के बाद दवाई दे तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। हरे चारे की यदि आपूर्ति अच्छे से रखेंगे तो उससे भी पशुओं में हमारे बांझपन की समस्या दूर रहेगी, कम से कम आएगी। तो इस तरह से, और हम दूध तो लेना चाहते हैं लेकिन दूध के अनुपात में पशु को रातब नहीं खिलाते, तो रातब भी हम यदि अच्छे से खिलाएंगे, संतुलित मात्रा में संतुलित आहार देंगे, तो हमारे पशुओं में ये बांझपन की जो समस्या है वो कम से कम आएगी। थनैला भी समस्या है। थनैला गंदगी से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है। इसमें जो हमारे अधिक दूध देने वाले पशु हैं उन्हीं पशुओं में अधिकतर थनैला होता है। और जो बांझपन की समस्या है, बांझपन की समस्या भी आप लोगों ने महसूस किया होगा या आज्ञा देख लेना, जो हमारा अधिक दूध देने वाला पशु है उसी पशु में अधिकतर देखने को मिलती है। तो जो पशु हमारा ज़्यादा अधिक दूध देने वाला है, अधिक दूध देने वाले पशु का दूध यदि हम 3 टाइम निकाल ले तो थनैला की समस्या पशुओं में नहीं होगी। खाने का सोडा जो आता है वो 8वें दिन 50 ग्राम एक खुराक यदि हम देते रहे पशु को तो उससे भी थनैले की समस्या पशुओं में नहीं आएगी। थनैला साफ सफाई जितनी हम पशु की, पशुशाला की रखेंगे
तो उससे भी थनैला की समस्या हमारे पशुओं में नहीं आएगी। कैल्शियम की आपूर्ति भी हम समय समय पे यदि करते रहेंगे, कैल्शियम देते रहेंगे पशु को, तो भी बांझपन की समस्या कम से कम आएगी पशु में। तो यदि खान पान का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे तो पशु हमारा स्वस्थ रहेगा और उससे ज़्यादा दूध मिलेगा, हमें तभी पशुपालन का अच्छे से लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो अच्छे से लाभ लेने के लिए जानकारी जरूर काम आएगी आप लोगों के। जल्दी से घोषणा कर दीजिए किसको किसान कब से नवाजना है, जल्दी से। युवा किसान हमारे हैं। अच्छा, ये अखिलेश, जोरदार तालियां अखिलेश के लिए बजा दीजिए। सही उत्तर देने की कोशिश आपने की है और इसलिए किसान कब से आपको यहाँ नवाजा जाता है। जोरदार तालियां के लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। कम से कम तालियों में कंजूसी मत कीजिए, थोड़ा उधर हो जाइए और दोनों हाथों से ये सम्मान प्राप्त करिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और देखिए किसान कप के हकदार आप बने। तो देखिए लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और सेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे और ये सेशन होगा योजनाओं का। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और इस मंच पर एक और खास मेहमान जिला कृषि अधिकारी राजेंद्र सिंह मौर्य हमारे साथ जुड़ गए और एक और सेशन जो हम लगातार जिसकी चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री कुसुम योजना की हम चर्चा कर रहे थे और उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल आप लोगों से ले लेते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है? तो देखिए हाथ उधर से उठने लगे हैं, इसलिए शुरुआत उधर से ही कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना आखिर है क्या, ये आपको बताना, जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार, रजौड़ा का रहने वाला हूँ मैं। ये एक सोलर पैनल के ऊपर जुड़ी हुई है जिससे हमें खेतों में लगाने से बिजली और तेल का ये सब कम खत्म हो जाएगा और फ्री में ही हमारे जो है धान या गेहूँ पानी में हम लगा सकते हैं। और इससे हम सबसे बड़ी बात ये हमें सब्सिडी मिलती है, 70 या 80% हमें सब्सिडी सरकार देती है, जो हमें थोड़ी 2 या 2.5 लाख का प्रोजेक्ट जो भी है वो हमें आधे से आधे में मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात प्रदीप बता रहे हैं कि सब्सिडी मिलती है। बैठिए। और जो उन्होंने बताया सोलर पंप से जुड़ी हुई योजना है, और भी लोग बता सकते हैं, किसान कब पा सकते हैं, तो जल्दी से हाथ खड़े करिए, बताइए। तो देखिए और भी लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, बता सकते हैं। किसान भाई हमारे यहाँ साथ में इस मंच पर मौजूद हैं, इसलिए बेबाकी के साथ वो बता सकते हैं, बिना डरे, बिना सहमे, बिना किसी संकोच के। जल्दी से आप खड़े हो जाइए, बड़े जेंटलमैन से किसान लग रहे हैं, खड़े तो हो जाइए। नाम तो बताइए, कहां से आए वो तो बताइए, जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम क्या है? मोहसिन अली नाम है। मोहसिन साहब जी, मोहसिन साहब बताइए। ये सोलर से संबंधित है, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है कुसुम योजना। इसको जो है किसान को सब्सिडी मिलेगी और जो है इससे जो है सब्सिडी मिलेगी और अपना सिंचाई कर सकते हैं, खेत में सिंचाई कर सकते हैं। तो सोलर पंप से जुड़ी हुई है, सब्सिडी मिलेगी, सिंचाई कर सकते हैं, सब कुछ आपको पता है, फिर भी घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। जल्दी से आप खड़े हो जाइए, आप बुजुर्ग हैं, बता सकते हैं, लोगों को दिशा निर्देश दे सकते हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। किसान हैं आप भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्नू सिंह जी। नन्नू सिंह जी बताइए। यहाँ भारतीय किसान नस्ल का ब्लॉक महामंत्री भी हूँ। हाँ जी। और जैसा इतनी सारी जिम्मेदारियां और छुपे हुए बैठे हो आप। मैंने जो लोगों ने बताया है मुझसे पहले, सबसे पहली बात ये सरकार से जो मतलब जनता को, किसान को जो मदद के रूप में सब्सिडी मिलती है, उसी के अनुरूप जो है उस सरकार से मतलब फ़ायदा उठा सकता है। अगर यह सब्सिडी ना होती तो शायद किसान फ़ायदा ना उठा पाते। दूसरी बात यह कि फसल का फ़ायदा तो है ही है, फिर घर में पशुओं को भी नहलाना धुलाना है, तो फ़ायदे हैं।
फायदे ही फायदे हैं। बैठ जाइए, नन्नू सिंह बता रहे हैं फायदे ही फायदे हैं। और भी कोई किसान बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि आखिर प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है, ये हम जान रहे हैं और इसीलिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप भी बताएं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है। और इसीलिए हम और किसानों से भी जान लेते हैं और वो भी हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे। खड़े हो जाइए आप। क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना? प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है वो सोलर पंप के बारे में है। सोलर पंप से इससे बहुत से किसान उस चीज़ का ही फ़ायदा ले रहे हैं, जैसे अपने घर में चक्की वगैरह भी लगा रहे हैं तो वो सोलर से के द्वारा चल रही है। कुछ किसान ऐसे हैं, पंप तो वो खेत किसानी का तो करते हैं, लेकिन उसके साथ अन्य चीज़ों का भी फ़ायदा ले रहे हैं और सब्सिडी गवर्नमेंट इसमें दे रही है, वो लगातार उन्हें मिल रही है, जिससे उन्हें किसानों को फ़ायदा हो रहा है। देवेंद्र जी बड़े सरलता से और कुसुम योजना को कुसुमता के साथ बता रहे थे। तो अब विशेषज्ञों के पास जाने का वक्त हो चला है और विशेषज्ञों के पास हम जाएंगे और जानेंगे कि किसका जवाब प्रधानमंत्री कुसुम योजना को लेकर सही था। ये विशेषज्ञ तय करेंगे और विशेषज्ञ हमारे साथ जिला कृषि अधिकारी राजेंद्र मौर्य बने हुए हैं। उनसे मैं कहूंगा कि वो तय करें कि किसका जवाब सही है, किसको किसान कब से नवाजें और प्रधानमंत्री कुसुम योजना आखिर है क्या, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं वो। हाँ, यहाँ बैठे हुए प्रदीप भाई हैं, इन्होंने इस योजना के बारे में सही जवाब दिया है। देखिए प्रदीप जी ने सही जवाब दिया। आ जाइए, जोरदार तालियां प्रदीप आपके लिए बजाई जाती हैं। और देखिए ये युवा किसान हैं और इन्होंने सही जवाब देने की कोशिश यहाँ की, इसलिए यहाँ किसान कब से इनको नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए आपको किसान कब से नवाजा गया। तो देखिए जवाब ले लेते हैं हमारे विशेषज्ञों का। कुसुम योजना एक जो हमारे यहाँ ऊर्जा का संकट चल रहा है, उसको कुछ समस्या को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार की योजना है कुसुम योजना नाम से। इसमें आप लोगों को सोलर पंप की योजना है, जो गांव में आपने देखा होगा सोलर पंप लगते हैं, इसमें 50% सब्सिडी भी है। तो ये इसमें 2 हार्स पावर का, 3 हार्स पावर का, 5 हार्स पावर का, 7.5 का और 10 हार्स पावर के जो आपके ट्यूबवेल नहीं लगते हैं, पानी उठाने वाले बोरिंग, समरसेबल, वो लगाने की योजना है और 50% इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें प्रक्रिया क्या है, आप लेने की एक एग्रीकल्चर की वेबसाइट है upagriculture.com नाम से, उस पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और टोकन निकालना पड़ेगा। टोकन निकल जाएगा, फिर वो आपका कंफर्म हो जाए कि आपके यहाँ वो सोलर पंप जो है लगेगा। लेकिन जो लोग एक टाइम मिलेगा आपको 10 दिन में या 15 दिन में सोलर पंप, उसमें लिख के आ जब टोकन निकलेगा कि इतनी तारीख तक अपना टोकन मनी जमा कर दें, या तो ऑनलाइन टक्कर कटवाने तो ऑनलाइन भी कट जाता है, मोबाइल से हो सकता है, लैपटॉप से, डेस्कटॉप सभी हो जाएगा। तो उसको आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं या बैंक मिल जाएगी उससे बैंक में जमा कर सकते हैं। उसको टोकन आप जमा कर देंगे, उस पर लिख के आ जाएगा कितनी तारीख तक आपको करना। उसके बाद आपका टोकन मनी जमा हो जाएगा, फिर आपका रिजर्व हो जाएगा। वो रिजर्व होने के बाद क्या होगा कि जब सोलर पंप आएंगे उसके बाद आपके पैसा जमा करने, बैंक ड्राफ्ट आपको जमा करना पड़ेगा डीडी कार्यालय में। उप निदेशक कृषि कार्यालय है मुरादाबाद में, रामलीला ग्राउंड के पास में, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आपको जो बची हुई मात्रा है, टोकन मनी 5,000 रुपये है, उससे जो बची हुई मात्रा होगी प्लान के अनुसार, जैसे 2 पावर का है, कम का है, 3 पावर का और ज़्यादा का, 5 का और ज़्यादा का, 7 का और ज़्यादा, 10 का और ज़्यादा का, तो उसमें आपको वो टोकन मनी काट के वो एडजस्ट हो जाएगा। उसमें बची हुई मात्रा को आपको डीडी के माध्यम से डीडी कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। जब आप जमा कर देंगे उसके बाद वो जो आपका डीडी है वो क्या होगा, आपका वहाँ ऑर्डर जाएगा, इनका जो पैसा जमा हो गया है और इनके लिए जो है जो सोलर पंप है, पूरी जो प्लेट होती हैं और उसका पंप होता है समरसेबल और उसका और सामान जो एंगल वगैरह होते हैं, पूरा सामान आएगा, वो आपके घर पे उतार देगा आके। लगातार हम आपसे पूछ रहे थे प्रश्न, लेकिन अब मौका देते हैं आपको। यहाँ जिला कृषि अधिकारी भी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से भी अधिकारी हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मौका है आपका, तो आप सवाल पूछिए, जवाब देंगे हमारे अधिकारी। तो जिसका जो भी सवाल है वो जल्दी से हाथ उठाए, हम उसके पास आएंगे और उनका सवाल विशेषज्ञों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसका जवाब विशेषज्ञ यहां देंगे। तो इसलिए जल्दी से खड़े हो जाइए। सत्येंद्र जी आपने हाथ उठाया है, इसलिए आपके पास आ जाते हैं। क्या सवाल है आपका, बताइए। जी, हमारा जिला कृषि अधिकारी महोदय से ये सवाल है कि जो किसान हैं, हम अपनी कृषि के लिए जो बीज, दवाई और फसल में होने वाली जो कीटनाशक, प्राकृतिक जो आपदा जैसे इस तरह से आ जाती है, अचानक कुछ रोग आ जाते हैं फसल में, उसके निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 1 महीना 15 दिन के अंदर एक वार्ता होनी चाहिए किसान और कृषि विभाग के मध्य।
जवाब ले लेते हैं हमारे विशेषज्ञों का। बैठिए, जवाब दे दीजिए कि किस तरह से एक सभा होनी चाहिए समन्वय बिठाने के लिए किसानों और अधिकारियों के बीच में। वर्तमान में हमारे यहाँ इसमें संचारी रोग प्रोग्राम चल रहा है। इसमें क्या होता है, संचार से बीमारी एक जगह से दूसरे कैसे ट्रांसमिट होती है वो होता है। जैसे चूहा है और छछूंदर है, आपके मच्छर हैं, ये बीमारियों को संचालन कर रहे हैं। जैसे आपको डेंगू हो जाता है, इनसे जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाती है, स्क्रैब टाइफस हो जाती है। तो इस तरह जो संचरण वाली बीमारियाँ एक दूसरे, उसका प्रोग्राम चल रहा है कृषि विभाग से, और ये हर नया पंचायत में लगाया गया है। तो मैं समझता हूँ आपके यहाँ कोई ना कोई हमारा कर्मचारी लगा होगा, वो जरूर आपके यहाँ साप्ताहिक मीटिंग कर रहा होगा। किसानों की जो समस्याएं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस चीजों को लेकर बैठक होनी चाहिए, उसको लेकर कैसे वो उनके साथ बातचीत करें? क्या उनसे वहीं जाकर मिलना होगा या उनसे कैसे संपर्क होगा? ऐसा है, जब हमारी कोई योजना आती है या योजना नहीं भी आती तो ये रूटीन प्रोग्राम चलता रहता है। कभी सम्मान निधि का आपके यहाँ चलता होगा ई-केवाईसी कराने का, NPCI का चलता होगा, कभी आपका लैंड सीडिंग, कभी आधार सीडिंग, ये सब प्रोग्राम चलते रहे होंगे। आप लोग अवगत होंगे PM किसान योजना में, सभी लोग अवगत होते हैं। हमारा कार्यकर्ता आता रहता हो, दिन प्रतिदिन आता रहता होगा वो किसी न किसी, और सभी लोगों से मिला होगा जिनके पास सम्मान निधि मिल रही है जिन लोगों को। तो किसान प्रश्न मंच में तमाम सवाल हमने पूछे, जिसका जवाब आप किसान भाइयों ने दिया, और बखूबी अलग अलग अंदाज में उनके जवाब आप लोगों तक पहुंच गए होंगे। फिर नई योजनाओं के साथ, नई जानकारी के साथ कहीं और होंगे हाजिर। फिलहाल तब तक के लिए किसान प्रश्न मंच की तमाम टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर,
आयात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहಳ್ಳಿ में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूले, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से इनकी। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हम आ रहे हैं। बदलते भारत के लिए लेके उम्मीदों की बहार, जहां मिलेगी कृषि जगत को एक नई पहचान, पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस, बजट की सारी अपडेट के साथ विकसित भारत का बजट 23 जुलाई सुबह 9:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। विकसित भारत का स्मार्ट बजट, जिसमें हम करेंगे चर्चा हमारे कमोडिटी विशेषज्ञों के साथ। देखिए
मंडी खबर बजट स्पेशल मंगलवार शाम 5 बजे दूरदर्शन किसान पर। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश इसे गुलाम बना देगा। किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। जिन्ना को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान उनकी पर्सनल एम्बिशन है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते। तो आप ही बताओ ना क्या करें? बैठे रहें, चूड़ियां पहन लें? इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजादी की लड़ाई इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में लड़ मरे। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महाचौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।